Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 4 of class 6th civics, and the chapter's name is Key Elements of a Democratic Government. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Key Elements of a Democratic Government. So in the previous chapter, what is government, we came to know about a government, or what are the different levels of government, and also the types of government. And in the types of government, we talked about two types of government. The first one was democratic government and the second one was monarchy. सो उस चैप्टर में हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला था. उसके हमने कुछ कुछ फीचर्स देखे थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है. इस चैप्टर में हम थोड़ा और डिटेल में देखने वाले हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, उसके क्या क्या की फीचर्स होते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप दिया हुआ है जिसमें दो कंट्रीज को शो किया हुआ है, फर्स्ट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. अब आप सोचोगे कि भाई इंडिया तो दिया हुआ है, समझ आता है कि हमारी कंट्री है, साउथ अफ्रीका क्यों दिया हुआ है. तो साउथ अफ्रीका के बारे में भी आप जानोगे, एक स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं साउथ अफ्रीका से रिलेटेड, तो इसीलिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी शो किया हुआ है. इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में आता है एंड साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है. इंडिया की ही तरह साउथ अफ्रीका में भी काफी सारे रेसेस हैं. रेसेस मतलब कि कलर, राइट. जैसे कॉम्प्लेक्शन हो गया, कोई डार्क है, कोई वाइट है, कोई कलर्ड है, कोई सांवला दिखता है, राइट. साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे रेसेस हैं, बहुत सारे कलर के लोग हैं, राइट. जो ब्लैक लोग हैं वो अफ्रीकन हैं एंड कुछ लोग जो वाइट लोग हैं वो दूसरी कंट्री से, यूरोपियन कॉन्टिनेंट वगैरह से आकर साउथ अफ्रीका में बस गए. एंड कुछ इंडियंस भी हैं वहां पे जो कि लेबरर्स एंड ट्रेडर्स के तरह साउथ अफ्रीका में बसने चले गए. हियर द स्टोरी ऑफ माया नायडू इज गिवन. माया नायडू कौन है? एक छोटी सी लड़की है, 11 साल की लड़की है आप ही की तरह. एंड माया साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग टाउन में रहती है, राइट. एक दिन क्या होता है, वो अपनी मम्मी के साथ कुछ पुराने बॉक्सेस वगैरह को साफ करने में लगी हुई होती है. तभी उसे एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड पिक्चर होते हैं. और वो देखती है कि बहुत सारे आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स जो है वो एक स्कूल बॉय से रिलेटेड है, राइट. और फिर वो अपनी मम्मी से पूछने लगते हैं कि मम्मी ये लड़का कौन है, क्यों इसके इतने सारे आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स लगे हुए हैं. तो फिर उसकी मम्मी बताती है कि ये हेक्टर पीटरसन है एंड इसको पुलिस ने गोली मार दी थी, राइट. अब ऐसा सुन के माया जो है वो एकदम चौंक जाती है कि गोली मार दी थी, क्यों. फिर उसकी मम्मी उसे बताती है कि जो साउथ अफ्रीका है वो पहले अपार्थाइड लॉज से गवर्न होता था, मतलब यहाँ पे अपार्थाइड लॉज चलते थे. अब अपार्थाइड मतलब कि जब लोगों को उनके रेस के बेसिस पर सेपरेट कर दिया जाता है, उनको अलग अलग ट्रीट किया जाता है. अब साउथ अफ्रीकन पीपल को 3 तरह के लोगों में बांटा हुआ था, राइट. सबसे पहले थे व्हाइट, देन ब्लैक एंड देन इंडियन एंड कलर्ड रेसेस, राइट. अब लॉ के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के जो लोग थे वो एक साथ नहीं रह सकते थे और ना ही जो एक दूसरे की जो फैसिलिटीज थी वो यूज कर सकते थे. अब ऐसा सुन के माया को बिलीव ही नहीं होता, वो विश्वास ही नहीं कर पाती कि अच्छा ऐसा भी था कभी इस कंट्री में. और जब माया की मम्मी उसको ये सब बता रही थी तो वो थोड़े गुस्से में थी, राइट, कि वो एकदम गुस्से से ये सारी चीजें बता रही थी कि पहले ऐसा होता था, लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाता था, लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जाता था. फिर आगे माया की मम्मी उसको बताती हैं कि पहले अलग अलग चीज़ों के हर सारी फैसिलिटीज़ में डिफरेंट था, मतलब कि कलर्ड लोगों के लिए अलग फैसिलिटीज़ होंगी, वाइट लोगों के लिए अलग फैसिलिटीज़ होंगी और दोनों एक दूसरे की फैसिलिटीज़ को नहीं यूज़ कर सकते, राइट. जैसे कि हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो दोनों ही तरह के लोगों के लिए, ब्लैक एंड वाइट्स के लिए अलग अलग थे. और यहाँ तक कि एम्बुलेंसेज जो थी वो भी अलग अलग थी. और जो वाइट लोगों की एम्बुलेंस थी वो तो बड़े अच्छे से इक्विप्ड थी, उनमें तो सारा सामान था, जो भी मशीनरी वगैरह चाहिए वो सब था. जबकि जो ब्लैक लोगों के लिए एम्बुलेंस थी उसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं था, वो सिर्फ ऐसे ही थी, उसकी कोई भी मेंटेनेंस वगैरह अच्छे से नहीं हो रखी थी. उसके अलावा ट्रेन एंड बसेस भी अलग अलग थी कि इस तरह की ट्रेन में सारे ब्लैक जाएंगे और इस तरह की ट्रेन में सिर्फ वाइट जाएंगे, ठीक है. एंड इसी तरह बसेस में भी डिफरेंस था और यहाँ तक कि बस स्टॉप्स में भी डिफरेंस था कि एक बस स्टॉप सिर्फ ब्लैक्स के लिए और एक बस स्टॉप सिर्फ वाइट के लिए. जो नॉन वाइट्स लोग थे, जो कलर्ड एंड ब्लैक लोग थे, उन लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं थी. दे वर नॉट अलाउड टू वोट. और पूरी कंट्री में जो अच्छी अच्छी लैंड थी, जो उपजाऊ थी, जो मतलब अच्छी खासी लैंड थी, वो सारी लैंड जो है वो वाइट लोग, गोरे लोग ओन करते थे. एंड बाकी जो ज़मीनें इतनी अच्छी नहीं थी वो सारी ज़मीनें जो दूसरे लोग हो गए, कलर्ड लोग और ब्लैक लोग, उन लोगों को रखनी पड़ती थी.
सो इसका मतलब कि जो ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल थे उनको वाइट के समान नहीं माना जाता था। सो एक ब्लैक टाउनशिप थी, साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो, मतलब कि जहाँ पे सिर्फ ब्लैक लोग रहते थे। तो वहीं पे उसी टाउन में हेक्टर पीटरसन भी रहता था। सो क्या हो रहा था कि हेक्टर पीटरसन एंड उसके फ्रेंड्स जो हैं वो स्कूलों में अफ्रीकन लैंग्वेज पढ़ाए जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आप कहोगे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि ये जो अफ्रीकान्स लैंग्वेज है ये वो लैंग्वेज है जो कि वाइट्स बोला करते थे, और हेक्टर पीटरसन एंड उनके फ्रेंड्स जो है वो अपनी लैंग्वेज सीखना चाहते थे, वो अपनी लैंग्वेज पढ़ना चाहते थे जो कि थी ज़ुलू। अब जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो साउथ अफ्रीकन पुलिस ने क्या किया, उनको बहुत मारा, उन पर गोलियां चला दी, और इस वजह से एक गोली जो है वो हेक्टर पीटरसन को भी लग गई और उसकी डेथ हो गई। और ये सारे इंसिडेंट जो है वो 16 जून 1976 में हुआ था। सो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था वो एक ग्रुप था जो कि इस अपार्थाइड के अगेंस्ट जो है वो लड़ रहा था। और इस ग्रुप के सबसे फेमस जो लीडर है वो है नेल्सन मंडेला, जिन्होंने कई सालों तक इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की। और फाइनली 1994 में उन्हें सक्सेस भी मिली और साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, जहाँ पे सभी रेसेस के लोगों को इक्वल देखा जाने लग गया। सो इस पूरी स्टोरी से हमें एक आइडिया मिलता है कि किस तरह साउथ अफ्रीकन्स ने लड़ाई लड़ी है साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए, जहाँ पर कोई भी रेसेस के बेसिस पर डिफरेंस ना हो, जहाँ पे सभी लोगों को, सभी रेस के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता हो, राइट।